नमस्ते नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस 2025 के साइंस एमसीक्यू में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द साइंटिया क्लासेस में। चलिए सेट 6 को हम लोग आज देखते हैं। उससे पहले एक कोट देख लिया जाए। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। टू राइट हिस्ट्री वन डज नॉट नीड अ पेन, इट रिक्वायर्स करेज। करेज होगा तभी आप इतिहास लिख पाएंगे साथियों। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल आप सभी के लिए है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य नष्ट नहीं होता बल्कि निम्न में से किस रूप में स्थानांतरित होता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी घर्षणात्मक ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब है, ऊष्मीय ऊर्जा। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो आपको मालूम है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य नष्ट नहीं होता बल्कि यह ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होता है। अगर हम लोग बात करें इसी में कि ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या कहते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। घर्षण बल उत्पन्न होने पर ऊर्जा नष्ट नहीं होती। उदाहरण के लिए जब एक बाइक अपना ब्रेक लगाती है और धीमी हो जाती है तो बाइक की गतिज ऊर्जा ब्रेक में ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जब ठंड के टाइम में हम लोग अपने दोनों हाथ को रगड़ते हैं तो जैसे ही हम अपने हाथ को रगड़ेंगे उसमें घर्षण लगेगा और घर्षण लगने की वजह से आप देखेंगे कि आपका जो हथेली है वो गर्म हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा उसमें परिवर्तित हो गया किसमें? तो ऊष्मीय ऊर्जा में। ये इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? ए वेग, बी दूरी, सी एंट्रोपी, डी ऊर्जा। पूछ रहा है कि सदिश क्या है, इसमें सदिश राशि कौन सा है? तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वेग को सदिश राशि हम लोग बोल सकते हैं। दूरी, एंट्रोपी और ऊर्जा जो दिया हुआ है ये अदिश राशि है, इस बात को ध्यान रखना है। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जिन भौतिक राशियों को अकेले परिमाण या आकार के साथ निर्दिष्ट किया जाता है उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए लंबाई, गति, काम, द्रव्यमान, दूरी, एंट्रोपी, ऊर्जा आदि, ये सब जो है अदिश राशियां हैं। यानी अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सदिश राशि किसे बोलते हैं? तो भौतिक परिमाण को संदर्भित करती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं या सदिश मात्रा भी बोलते हैं या सदिश भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, बल, टॉर्क, गति, त्वरण, फोर्स इत्यादि। अगर हम लोग बात अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का कौन सा सोच का मुख्य भाग है? हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है पूछ रहा है जो सोच के लिए जिम्मेदार है, चिंतन के लिए जिम्मेदार है? परस्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क? इन चारों में सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जिसको फोरहेड बोलते हैं वो सोचने के लिए जिम्मेदार है। उसमें भी अग्र मस्तिष्क में भी जो सेरिब्रम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए। जितनी भी कार्य ऐसी है जिसपे हमारा कंट्रोल होता है उसे हम लोग इसी मस्तिष्क से कंट्रोल करते हैं, यानी अग्र मस्तिष्क से कंट्रोल किया जाता है। मानव मस्तिष्क का सोचने वाला या चिंतन करने वाला हिस्सा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क मुख्य सोच वाला हिस्सा है और स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा आदि से एकत्रित किया जाता है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इतना बड़ा भाग है कि 70 से 80% जो है वो सेरिब्रम ही होता है हमारे मस्तिष्क का, और सोच और कार्यों के उच्च कार्यों के साथ संबंध है, यानी कि सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? ऐसी ग्रंथि जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, कौन सी ग्रंथि? ऑप्शन आपके पास है लार ग्रंथि, यकृत, आंत की ग्रंथि और अग्नाशय। सही जवाब क्या होगा? डी बिल्कुल सही जवाब है, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है वो दोनों ही ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी कि वो
बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है। अगर हम लोग बात करें इसमें अग्न्याशय की, यह बहिर्ग्रंथि और अंतःग्रंथि यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं? ऐसे ग्रंथि जो रक्त में सीधे बिना नलिकाओं के हार्मोन का स्राव करते हैं। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं और एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि वे नलिकाएं हैं जिसके माध्यम से एंजाइम का स्राव होता है। एंजाइम रिलीज करता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और हार्मोन रिलीज करता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन इस दोनों की तरह काम करने वाला जो ग्रंथि है वो अग्न्याशय है, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज से आपको मालूम है इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है। तो ये जो दोनों हार्मोन्स है, ये तो हार्मोन्स है ये दोनों, और साथ ही साथ इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेट करता है जो हमारे छोटी आंत में डायरेक्ट पहुंचता है, उसको नली की जरूरत नहीं होती। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इंडोक्राइन के लिए नली की आवश्यकता नहीं है, एक्सोक्राइन के लिए नली की आवश्यकता पड़ती है। इंडोक्राइन के अंदर हार्मोन्स बनते हैं और एक्सोक्राइन के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? रेशम का जो रेशा पूछ रहा है वो किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, प्रोटीन, खनिज लवण। आपको मालूम है कि रेशम का जो रेशा है वो किससे बना होता है? सी ऑप्शन सही है, प्रोटीन से बना होता है। अगर हम लोग थोड़ी सी इसमें बात करें तो आपको मालूम है कि ऊन और रेशम के रेशे जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम का प्रोटीन फाइबर मुख्य रूप से फाइब्रोइन से बना होता है। रेशम के रेशे कोकून से रेशम का रेशा निकाला जाता है। ऊन भेड़ बकरी के ऊन से प्राप्त किए जाते हैं, साथ ही साथ खरगोश, याक, ऊंट और भी विभिन्न जानवरों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशम के रेशे मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, पालन पोषण क्या कहलाता है पूछ रहा है? हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर। बी बिल्कुल सही जवाब है, सेरिकल्चर। रेशम के पालन विज्ञान को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें सेरिकल्चर में तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरिकल्चर एक कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना शामिल है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला कौन सा है? तो चाइना है। चाइना के बाद जो है भारत सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मादा क्यूलेक्स मॉस्किटो यानी कि मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया ऑप्शन है आपके पास, पश्चिमी नील ज्वर, रिंगवर्म या दाद, इनमें से कोई भी नहीं। देखो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है उसके काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो बी बिल्कुल सही है, पश्चिमी नील ज्वर यानी कि वेस्ट नाइल फीवर होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें आप देखिए कि मादा क्यूलेक्स मच्छर वेस्ट नाइल फीवर का वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छरों का एक जीनस है। यह वेस्ट नाइल वायरस और जापानी इंसेफेलाइटिस का वाहक है। जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है, जो आप गोरखपुर में आप बराबर सुनते होंगे कि छोटे बच्चों को हो जाता है, जिसको कि चमकी बुखार भी बोलते हैं। बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में काफी सारे बच्चों का डेथ हो गया था इसी की वजह से। तो उसके लिए भी जिम्मेदार यही मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। मलेरिया नाम की जो बीमारी है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है, आपको मालूम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से मुक्त करता है? कुल मिला के पूछने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर से बाहर की तरफ निकलता है तो कहाँ पहुंचता है? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में। तो ऑप्शन है आपके पास श्वास नली, श्वसनी, वायु कोष्टिका और स्वर यंत्र। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है। सी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, वायु कोष्टिका, जिसको एल्वियोलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई भी बोलते हैं, आपको मालूम होगा। तो एल्वियोलाई जो है वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में हमारे जब सांस पहुंचता है तो वहां से एल्वियोलाई से वो एक्सचेंज होके हमारे ब्लड में आ जाता है, और पुनः जब
हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलता है तो ब्लड के माध्यम से पहुंचता है एल्विलाई के पास, वहां पे वो एक्सचेंज होकर फिर वापस एल्विलाई में आ जाता है और फिर हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांसों से बाहर निकल जाता है। तो अब जरा हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो वायु कोष्टिका फेफड़ों के अंदर एक छोटा हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम में दिया हुआ है, जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वास्तव में होता है। प्रत्येक व्यक्ति के फेफड़ों में सैकड़ों लाखों वायु कोष्टिका होते हैं, यानी सैकड़ों लाखों एल्विलाई मौजूद है। श्वसन प्रणाली आपकी नाक से फेफड़े तक जाने वाली मुख्य मार्ग है, उसको श्वसन प्रणाली बोलते हैं। श्वसन प्रणाल किसको बोलते हैं भाई? तो प्रत्येक फेफड़े के लिए दो मुख्य नली यानी कि श्वसनी जिसको बोलते हैं में विभाजित हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्वास प्रणाल। ब्रोंकी ब्रोंकी फिर श्वसनिका में और उपखंड करती है। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, यहाँ से ये ट्रैकिया के माध्यम से दोनों फेफड़ों में नली खुलती है, उसको हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं और फिर वो छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त हो जाती है, उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर वो छोटे छोटे कोष्टिकाओं में विभक्त हो जाती है जिसको वायु कोष्टिका बोलते हैं या एल्विलाई बोलते हैं। तो ये इसका पैटर्न है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विभिन्न प्रकार के दर्द से राहत के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? विभिन्न प्रकार की जो दर्द हमारे बॉडी में उठती है तो उसके लिए इनमें से कौन सी दवा दी जाती है? एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड, एंटीसेप्टिक। सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसमें? तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, सही जवाब है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो है उसको दर्द के लिए हम लोग दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें एनाल्जेसिक की तो जिसमें दर्द निवारक भी कहा जाता है, ऐसी दवाएं जो सिर दर्द से लेकर गठिया तक के विभिन्न प्रकार के दर्दों में राहत दिलाती है उसको एनाल्जेसिक दवा बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जिसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमणों जैसे कि गले में खराश, मूत्र मार्ग में संक्रमण और निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। एंटासिड बोलते हैं किसको? तो एंटासिड सीने में जलन यानी कि अपच जब खाना हो जाता है तो उसके इलाज के लिए ये दिया जाता है, मददगार साबित होती है। एंटीसेप्टिक किसको बोलते हैं? घाव की सफाई, हाथों की स्वच्छता और श्लेष्म झिल्ली को कीटाणु रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारे जो बॉडी के ऊपर जो घाव हो जाता है उसमें एंटीसेप्टिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या टार्टरिक एसिड। आपको पता है कच्चे आमों में क्या? तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कच्चे आमों के साथ साथ अंगूर में भी पाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अम्ल की अगर बात करें हम लोग तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, यह लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। खट्टे फलों जैसे संतरे, अंगूर आदि में अम्ल प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। यहाँ अगर बात करें चींटी की तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, आपको मालूम होगा, जिसके वजह से वो काटती है तो जलन महसूस होता है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए आप कोई भी तरह का प्रश्न आपको पूछना है साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।